कैसे हो? आई होप सब ठीक हो, अच्छे से पढ़ रहे हो और जो पढ़ा रही हूँ उसको रिवाइज भी कर रहे हो, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, तभी मैं डेली अपने लेक्चर में कंटिन्यू कर रही हूँ। अब देखो आज जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो कुछ ऐसे टर्म है जो मैंने कल बताई थी, आपको एक्सप्लेन की थी, तो वो सब आज इसमें यूज होगी। तो मैंने कल आपको बोल दिया था कि मैं रेप्लिकेशन स्टार्ट करूंगी आज, बट रेप्लिकेशन से पहले ना कल एक जो एक्सपेरिमेंट रह गए थे जो भी अपन को यूज होंगे, तो एक है कंडीशन लीगल म्यूटेशन, जिसे हम साइड डायरेक्टेड म्यूटेशन भी बोलते हैं। अब तुम्हें ना नाम से पता लग रहा होगा कि कंडीशन तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कंडीशन का मतलब है कोई पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर तो ये ऑन हो जाएगा यानी एक्टिव होगा, और अगली ही जब जैसे ही कंडीशन चेंज हुई तो ये ऑफ हो जाएगा यानी इनएक्टिव हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें इस एक्सपेरिमेंट की टेक्निक इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो ऐसे काफी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम होते हैं जिनको हम अपने हिसाब से ऑन ऑफ करना चाहते हैं कि जब हम चाहे तब उसको एक्टिव कर दें और जब हम चाहे उसको इनएक्टिव कर दें, तो उसमें कंडीशन लीगल म्यूटेशन हेल्प करती है। कैसे? एग्जांपल, अपन ने पॉलीमरेज एंजाइम लिया, ठीक है, और जो कंडीशन लीगल म्यूटेशन होती है ना वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, यानी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे कि सपोज पॉलीमरेज है, एक तो 30 डिग्री टेम्परेचर है, एक अपन ने 40 डिग्री टेम्परेचर लिया और एक अपन ने 50 डिग्री टेम्परेचर लिया, ये अपन ने 3 टेम्परेचर की सिचुएशन ली। अपन ने देखा जो पॉलीमरेज है वो 30 डिग्री के ऊपर एक्टिव हो रहा है यानी अपनी एक्टिविटी को शो कर रहा है, 40 के ऊपर भी वो एक्टिव है, बट जैसे ही 50 डिग्री टेम्परेचर की बात आई ये पॉलीमरेज इनएक्टिव हो गया यानी मिसफोल्ड हो गया, तो अपनी एक्टिविटी को ये ऑफ कर लेगा, हो गया ना। यानी पॉलीमरेज वो एंजाइम जो 30 और 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर तो अपनी एक्टिविटी को शो कर रहा है, बस जैसे हमने ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो एंजाइम था अपना मिसफोल्ड हो गया, अपनी एक्टिविटी उसने ऑफ कर दी। तो कंडीशन लीगल म्यूटेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक जीन को एक टाइम पे ऑन कर सकते हैं, दूसरे टाइम पे ऑफ कर सकते हैं, फिर ऑन कर सकते हैं, फिर ऑफ कर सकते हैं, फिर ऑन कर सकते हैं। तो याद रखना इस टेक्निक के थ्रू हम पर्टिकुलर जो एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन है, उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरी टेक्निक नहीं है, जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ेंगे कुछ कंजर्व सीक्वेंस या बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं अपना जो डीएनए होता है उसके ऊपर, और अब हमें कैसे पता चलेगा जो पर्टिकुलर जो बॉक्स है वो कंजर्व है? तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि भाई जो सीक्वेंस है वो कंजर्व सीक्वेंस है? तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कंजर्व सीक्वेंस है बॉक्सेस। तो कंजर्व सीक्वेंस और बॉक्सेस का पता लगाने के लिए हम 3 मेथड कर सकते हैं। पहला वही अपना साइड डायरेक्टेड म्यूटेशंस, ठीक है। दूसरा कोई लिंकर डीएनए प्रोटीन अपन वो ऐड कर दें। तीसरा अपन सीक्वेंसिंग कर लें, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बताया साइड डायरेक्टेड म्यूटेशंस या कंडीशनल लिंकर म्यूटेशन, इसमें क्या होता है? देखो जब हम प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ेंगे ना तो हम उसमें देखेंगे कि जो 30 साइड होती है वो हाईली कंजर्व होती है,
म्यूटेशन कर रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमने 3 बार म्यूटेशन की। जब हमने म्यूटेशन की तो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। जब ये रिजल्ट मिला तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यू हो रहा है, इधर तो कोई रेप्लिकेशन नहीं है। इधर भी रेप्लिकेशन हो रहा है, इधर नो रेप्लिकेशन, इधर रेप्लिकेशन हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है। अब सपोज अगर इस वाले रीजन में होती म्यूटेशन, मतलब सपोज इस रीजन में म्यूटेशन हुई है पर फिर भी यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, ऐसा क्यों? तो इससे हमें पता लगा है कि भाई ये कंजर्व सीक्वेंस नहीं होगा। कंजर्व सीक्वेंस का मतलब है वो थोड़ा सा भी जो चेंज होगा ना उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अगर यहाँ पे म्यूटेशन हुई होती तो रेप्लिकेशन शो करता ही नहीं, बट रेप्लिकेशन शो कर रहा है, तो कंजर्व सीक्वेंस नहीं है। बट उसने देखा कि जब यहाँ पे म्यूटेशन हुई ना तो यहाँ पे नो रेप्लिकेशन। अब ऐसा क्यों हुआ कि भाई एक जगह तो हमने रेप्लिकेशन की, मतलब सॉरी म्यूटेशन किया तो रेप्लिकेशन हो रहा है, और दूसरी जगह जब म्यूटेशन किया तो कोई रेप्लिकेशन नहीं हो रहा। तो हमने ऐसा बोला कि सपोज अब आपको पता है ये जो 11 बेस पेयर 23 बेस पेयर है, इसमें एक 13 मर साइड होती है, ठीक है? तो इससे अपन ने ऐसा पता लगाया कि जो 13 साइड है वो कंजर्व है, हाईली कंजर्व है, ठीक है? मतलब ये थोड़ी सी अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ अपने म्यूटेशन की तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। इसलिए अपन ने सार डायरेक्टेड मेथड से तो ये बोला था कि जो 13 साइड है वो हाईली कंजर्व है, और अगर इसमें म्यूटेशन हुई या थोड़ा सा भी अपन इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। पहले लिंकर, अब अपन तो नाम से पता लग रहा होगा लिंकर का मतलब कुछ तो लिंक हो ही रहा है। क्या लिंक हो रहा है? अब जब हम कंजर्व सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो 13 साइड है उसकी बात करेंगे। तो हमने ऐसा देखा कि दो जो 13 साइड है अपन ने ना उनके बीच में कोई लिंकर डीएनए है ना, वो लिंकर सीक्वेंस उसको ऐड कर दिया। अब मैं पहले भी आपको बता रही थी कि जो कंजर्व सीक्वेंस है वो थोड़ा सा भी चेंज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब भी तो अपन ने कोई दूसरा डीएनए उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, तो क्या वो रेप्लिकेशन करेगा? नो रेप्लिकेशन। इससे प्रूव हुआ कि भाई जो 13 साइड है वो कंजर्व है, ठीक है? अब थर्ड वाला, थर्ड कौन सा था? सीक्वेंसिंग। हम सीक्वेंसिंग करके भी पता लगा सकते हैं कि भाई जो मतलब कौन सा जो रीजन है वो कंजर्व है या नहीं। अब सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे? हम सीक्वेंसिंग मतलब कंपेयर करेंगे अपन। जब हम बार बार सीक्वेंसिंग कर रहे हैं बार बार, तो अपन एक
बाद अब सिंगल ओरी इसमें प्रेजेंट होगी, इसको हम ओएसी से डिनोट करेंगे, और इसका जो साइज होगा वो 245 पेज रहेगा। ठीक है, उसके बाद बाई डायरेक्शनल, यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन से रेप्लिकेशन नहीं होगी, दोनों डायरेक्शन से रेप्लिकेट करेगा। अब जो रेट ऑफ पॉलिमराइजेशन है इसमें वो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड के हिसाब से। कल मैंने आपको ना लाइगेज बताया था, जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन कराता है, मिथाइल का फ्रेगमेंट बनते हैं, उनको रिसीव करता है, उस प्रोसेस को लाइगेशन बोलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम मतलब पहले पूरी रेप्लिकेशन हो जाती है, होगा जाके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, टर्मिनेट हो जाता है, क्या उसके बाद फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है या साथ ही साथ बनता है? तो याद रखना जो लाइगेशन प्रोसेस है ना, इंपॉर्टेंट है। को रेप्लिकेटिव है, नॉट पोस्ट रेप्लिकेटिव, यानी रेप्लिकेशन के साथ साथ होगी, बाद में नहीं होगी, इसको याद रखना। और जो अपना रेप्लिकेशन होगी प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो ये टेम्पलेट डिपेंडेंट होगी। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है ना। अब तुम लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपको कैसे पता कि भाई पर्टिकुलर जो सेल है उसके अंदर मतलब जो डीएनए से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई होगी? तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसको आपने देख के बोला होगा कि भाई रेप्लिकेशन हुई है नहीं है। तो एक टेक्निक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके थ्रू अपन देख सकते हैं कि भाई रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, और अब ये टेक्निक आप लोग प्रोलेटेक की क्लास में कवर करोगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो एक सिंगल लाइन की तरह दिखेगा, और जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो डॉट लाइक दिखेगा। तो अपन इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू अपन रेप्लिकेशन उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि कुछ कंजर्व सीक्वेंस होते हैं। अब डीएनए में रेप्लिकेशन है तो कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है। तो देखो मैं आपको नॉर्मल करा रही हूँ। जो 13 साइट है उसके 3 बॉक्सेस मिलेंगे। ठीक है, पहले भी बताया था कि वो इंटीग्रिच होंगे, हाईली कंजर्व होगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास R1, R2, R3, R4 और R5 यानी R के 5 बॉक्स मिलेंगे जो 9 बेस पेयर के होंगे। ठीक है, उसके बाद एक तो HF साइट मिलेगी अपन को, एक अपन को फिश साइट मिलेगी, एक अपन को M साइट मिलेगी। तो ये सारी साइट्स है वो प्रेजेंट होगी। अब कैसे प्रेजेंट होगी वो भी दिखा देती हूँ।
बाकी सारी साइड्स। तो ये बता सकते हैं ये हाईली कंजर्व ये एटीपी सीक्वेंस है, ठीक है। अब अपन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब अपन को पता है कि अपन को रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के पहले कहता है कि आपको इनिशिएटर प्रोटीन चाहिए जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सके। तो क्या है इनिशिएटर प्रोटीन? और प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के अंदर जो डीएनए ए होता है ना वो इनिशिएटर प्रोटीन की तरह वर्क करता है। अब डीएनए ए अगर एडीपी के साथ बाइंडेड रहेगा तो इसकी जो बाइंड करने की एफिनिटी है ना 9 बेस पेयर के साथ लो होगी। एफिनिटी मतलब डिसोसिएशन हाई होगा, ये आप लोग पढ़ चुके हो गए एफिनिटी क्लास में। और जब एडीपी में कन्वर्ट होगा तो इसकी एफिनिटी इंक्रीज होगी और डिसोसिएशन कम हो गया और ये इजीली बाइंड हो जाएगा 9 बेस पेयर के बॉक्सेस के ऊपर। अब क्या होता है कि जो डीएनए ए है ना उसके पास ना कुछ डोमेन्स होते हैं जिसके थ्रू वो डीएनए के साथ जाके बाइंड करेगा, आपकी जो रही है उसके साथ जाके बाइंड करेगा। अब डोमेन क्या होता है? सपोज ये दो प्रोटीन पार्ट है B1 और B2, मतलब ये दोनों ऐसे है। जो ये वाला प्रोटीन है ना इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपना जो काम करता है वो करता रहेगा, इसको जो काम करना है वो अपना काम करता रहेगा। एक दूसरे की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। इसको जो करना है ये वो करे, इसको जो करना है ये वो करे, ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा ना ये इसको इफेक्ट करेगा। तो डोमेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट फोल्डिंग रीजन। इसके अंदर किसी भी टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है, लाइक वन डबल हो गया, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी, ये सब प्रेजेंट नहीं होती है। और जो प्रोटीन है जो आपस में लिंक होती है उसे फ्रिंज रीजन बोलते हैं। और एक लाइसिन हो चुका है। और डोमेन डीपली आप टूलेट टेक की क्लास में पढ़ोगे क्योंकि टेक्निक्स है उसका पार्ट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए के पास कुछ डोमेन होंगे, डीएनए के पास ना 3 डोमेन होंगे। पहले तो एक बार पीछे देखो क्योंकि मैं जस्ट अभी आगे बढ़ाने वाली हूँ। आई होप सो देख लिया होगा। तो 3 डोमेन कौन सा होता है? एक तो होता है हेलिकेज बाइंडिंग डोमेन, यानी ये हेलिकेज के साथ जाके बाइंड करेगा, ठीक है। एक होगा ओलिगोमराइजेशन डोमेन, एक होगा वोकर डोमेन। यानी एटीपी। अब आपको बताया था कल मैंने जिसमें क्लास ली थी कि एटीपी को स्टेबल कौन करेगा Mg+2 और इसकी हेल्प कौन करेगा एस्पार्टेट। इसलिए मैं तुम्हें बोलती हूँ कि जो पीछे के लेक्चर है उनको रिवाइज करके आया करो क्योंकि सारी चीजें लिंक है। हेलिकेज मैंने आपको पिछले में बताया था, एटीपी भी मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताया था, अब हेलिकेज भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है। ओलिगोमराइजेशन डोमेन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये किसी और प्रोटीन
इंटरेक्ट करके मेल्टिंग करवाएगा। अब वो कोई सा भी डीएनए हो सकता है, प्रोटीन पार्ट हो सकता है, जिसके साथ मतलब ये खुद तो अटैच है, इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि अपनी साइड पे किसी और को भी अटैच कर सकता है। इसका मतलब है ओलिगोमराइजेशन जो मिल यानी ओलिगोमर्स बनाएगा। ठीक है, चलो अभी मैं आपको यहाँ तक बता देती हूँ। बताया कि स्टार्टिंग में डीएनए एक के वो आके बाइंड करेगा। ठीक है, ये है डीएनए, अपना डीएनए एक के आके बाइंड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब डीएनए एक के आके जब बाइंड करेगा तो एक 1HF प्रोटीन होगा, और वो 1HF प्रोटीन क्या करेगा कि जो 1HF है ना उसके जो साइट है उसके ऊपर जाके बाइंड करेगा, और जो अपना डीएनए है उसको कर देगा बेंड। कैसे? ऐसे। अब मैंने आपको बताया था कि भाई हाँ के ऊपर डीएनए है वो बाइंड किया हुआ है, और उसके पास है एक ओलिगोमराइजेशन डोमेन, और डीएनए का काम क्या है कि वो मेल्टिंग करवाएगा। अब वो मेल्टिंग किसके थ्रू करवाएगा कि ओलिगोमराइजेशन डोमेन के ऊपर कोई ऐसा प्रोटीन या डीएनए आके बाइंड करेगा जिसके थ्रू जो अपने 13 साइट है उसमें मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब 1HF प्रोटीन ने बाइंड, अब देखो पहले तो डीएनए ऐसा था, जब वो ऐसा स्ट्रेट था तो उसको ओलिगोमराइजेशन को भी पास कैसे आके मेल्टिंग कैसे स्टार्ट करते, बट जैसे ही 1HF प्रोटीन ने आके बाइंड किया जो डीएनए है वो अपना बेंड हो गया, बेंड होने के कारण जो अपना डीएनए ए था उसका ओलिगोमराइजेशन डोमेन था वो 13 साइट के पास आ गया, और जिसके कारण मेल्टिंग स्टार्ट हो गई। चलो ठीक है, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। देखो अगर बेंड होगा तभी तो बेंडिंग करेगा, पास में आके दूर से कहाँ बेंड करेगा। ठीक है, ये होगी मेल्टिंग। अब जब मेल्टिंग होगी तो डीएनए अनवाइंड भी होगा। अब अपन को ऐसा ध्यान रखना है कि भाई जो डीएनए अनवाइंड हो रहा है वो दोबारा रीसील ना हो, तो हमें किसी भी चीज की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना। तो देखो एक प्रोटीन होती है एसएसबी, यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेगी, जैसे पहले तो डीएनए अपना मेल्ट नहीं हुआ था, जैसे डीएनए मेल्ट हुआ तो इसने बबल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, और यहाँ पे ना एसएसबी जाके बाइंड कर जाएगी। अब जब एसएसबी जाके बाइंड करेगी तो ये क्या करेगी कि डीएनए को ना दोबारा इस पोजीशन में नहीं आने देगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, रीएनिलिंग जो है उसको रोकेगी। याद रखना इस चीज को, और एसएसबी ना रिपेयर में भी हेल्प करती है। अब जो अपना डीएनए ए है ना, अब वो क्या होगा कि अब वो अकेला रहना नहीं चाहता, अब वो किसी और को बुलाएगा।
हेलिकेज लोडर क्या करेगा, ये हेलिकेज को लोड करेगा, ठीक है, कि भाई हेलिकेज तू जा, और इसको हेलिकेज को बुला कौन रहा है, डीएनए बुला रहा है इसको। चलो ठीक है, अभी आपको हेलिकेज को लोड करना दिखाती हूँ। आपको मैंने कल एक चीज बताई थी कि हेलिकेज के पास पोलैरिटी होती है, क्या है वो, जो टाइम पे डिपेंडेंट होता है, तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो डायरेक्शन है ना उसमें मूव करेगा, ठीक है। तो अपना जो डीएनए ए है उस पे डीएनए बी को वो कहां लोड करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो यहाँ और हेलिकेज हेक्सामेरिक होता है, ये अपना हो गया हेलिकेज लोड, हेलिकेज लोड हो गया, और ये अपनी थी एसएसबी। अब जैसे ही हेलिकेज लोड होगा ना, हेलिकेज को लोड करते ही जो डीएनए ए है वो अपना डिसोशिएट हो जाएगा। अगर हेलिकेज लोड हो गया, एसएसबी बाइंड कर गया, डीएनए डिसोशिएट हो गया। अब हेलिकेज क्या करेगा, ये भी किसी न किसी को बुलाएगा, भाई रेप्लिकेशन कंटिन्यू करनी है, तुझे तो पेन एंजाइम में होता हो रेप्लिकेट करने के लिए। अब हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज बुलाएगा प्राइम। अब एक मिनट और, उसके तो बाद में जाएंगे। एक है ना अपना एंजाइम होता है, इसको अपन बोलते हैं काइनेज, जो टाइप 2 ट्रोपोआइसोमेरेज है। ट्रोपोआइसोमेरेज का काम क्या होता है कि जब हेलिकेज है वो डीएनए को अनवाइंड करता है, तो पीछे से क्या डीएनए फिर से बाइंड होने लग जाता है। अब आगे से तो डीएनए खुलता जा रहा है और पीछे से डीएनए फिर से बनता जा रहा है। तो ट्रोपोआइसोमेरेज क्या करेगा कि जो टॉर्शन स्ट्रेन आएगा ना पीछे से डीएनए में, उसको रिमूव कर देगा और इंड्यूस कर देगा नेगेटिव सुपरकॉइलिंग। अब ट्रोपोआइसोमेरेज जो होते हैं वो भी अपने दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। मैंने ट्रोपोआइसोमेरेज आपको रेप्लिकेशन खत्म होने के बाद कंप्लीट बताऊंगी, तो ट्रोपोआइसोमेरेज बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी मैं आपको सब थोड़ा ही बता रही हूँ कि अपन ऐसे क्यों यूज कर रहे हैं। तो टाइप 1 क्या करता है, वो कट करेगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के ऊपर, वाइल जो टाइप 2 होता है ना वो डबल स्ट्रैंड डीएनए को कट करता है, ठीक है। और इसमें ना एटीपी का यूज नहीं होता है, बट इसमें एटीपी का यूज होता है। ये मोनोमेरिक होती है, अरे डाइमेरिक। बाकी मैं कंप्लीट ट्रोपोआइसोमेरेज आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो गाइस क्या करेगा कि अपना जो पीछे से डीएनए जो दोबारा बनता जा रहा है उसको रिमूव कर देगा, उसकी जो अनवाइंडिंग हो रही है उसको नहीं होने देगा, मतलब अनवाइंडिंग करवाएगा, सॉरी। अब हम कहाँ थे, यहाँ थे कि भाई आगे से डीएनए हेलिकेज डीएनए को खोलता जा रहा है, पीछे से डीएनए फिर से बनता जा रहा है, और जो गायरेज है उसको फिर बनने से रोकेगा कि दोबारा जो डीएनए बनना है वो ना बने, जो बबल है रेप्लिकेशन बबल तो बनी रहे, ठीक है। अब हेलिकेज किसको बुलाएगा, हेलिकेज प्राइमेज को बुलाएगा। प्राइमेज क्या है, प्राइमर है, प्राइमर यानी आरएनए पॉलीमरेज है। ये क्या करता है, ये ना 15 से
डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा रहे हो, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज तो यूज कर नहीं रहे, आरएनए पॉलीमरेज क्यों यूज कर रहे हो? आरएनए डीएनए के तो डीएनए पॉलीमरेज यूज करो ना भाई, आरएनए पॉलीमरेज क्यों यूज कर रहे हो? तो उसके पीछे क्या रीजन है? देखो, जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, डी नोवो यानी वो अपनी रेप्लिकेशन खुद इनिशिएट नहीं कर सकता, उसको कोई और आएगा जो बाइंड करेगा, उसकी रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा, वो खुद अपनी रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता। इसलिए अपन को आरएनए पॉलीमरेज चाहिए कि जो अपनी जो रेप्लिकेशन है उसको कंटिन्यू कर सके। अब आप बोलोगे मैम आरएनए पॉलीमरेज क्यों चाहिए और डीएनए अपनी रेप्लिकेशन क्यों स्टार्ट नहीं कर सकता खुद? तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज के पास 3 प्राइम OH होता है, यानी उसको OH चाहिए रेप्लिकेशन करने के लिए। जो अपना डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, उसके पास OH नहीं होता, कि जो एक OH होता है वो फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड में यूज हो जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज के पास फ्री OH होता है। इसलिए अपन को रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, क्योंकि उसके पास OH होता है। इसको याद रखना कि भाई अपन को डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए पॉलीमरेज क्यों चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और, अभी मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, उसके पास पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट होगी, पर्टिकुलर डोमेन होगा। अब अपन प्राइमेज यूज कर रहे हैं, तो प्राइमेज के पास भी तो कोई डोमेन होगा ना जिसके थ्रू वो बाइंड करेगा और रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। तो ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। प्राइमेज के पास भी 3 डोमेन है। पहला डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये याद रखना, डीएनए के पास कभी भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं होता है, वाइल आरएनए के पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। और इसके पास होगा आरएनए पॉलीमराइजेशन डोमेन, उसको तो न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं ना आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। अब इसके पास एक डोमेन और होगा, वो क्या है? हेलिकेज बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। अब आपको बताया कि जो हेलिकेज है वो प्राइमेज को बुला रहा है, और प्राइमेज एक प्राइमर है। अब हेलिकेज क्या करेगा? प्राइमर, और आपको मैंने कल बताया था प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो देखो ये 5 प्राइम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कौन सी आएगी? 3 प्राइम, और इधर 5 प्राइम। सेम प्रोसेस इसके साथ होगा। अब वो वाला एंड 5 प्राइम है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो 3 प्राइम बनेगा, और यहाँ पे 5 प्राइम। आपको बताया था बाइडायरेक्शनल है, दोनों साइड से ऐसे प्लेट ना, ये सर्कुलर है, ये हेलिकल है, वहां पे एक ही साइड लगाओ, दूसरी साइड मत लगाओ, ठीक है। ये था अपना जो प्राइमरी है, इसमें प्राइमर लगा दिया। अब है ना एसएसबी प्रेजेंट रहेंगे, बट मैं आपको एसएसबी नहीं दिखा रही हूँ। ये अपना हेलिकेज है, ये भी हेलिकेज है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। अब प्राइमरी क्या होता है कि प्राइमर को लगा के वो खुद डिसोशिएट हो जाएगा, तो प्राइमरी रिमूव, और यहाँ रह गया अपना प्राइमर।
मैम आपने प्राइमर लगा दिया, चलो ठीक है, अब तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होना बनता है, तो कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे ना जो रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो एक बार पिछला डायग्राम देख लो, फिर मैं आगे बताऊंगी, ना आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। देख लिया, अब है ना एक चीज मैं आपको बताना भूल, ये टर्म है रेप्लिकोड। और प्रोकैरियोट के अंदर सिंगल रेप्लिकोड प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, जो सिंगल ओरी है ना अपने पास, ओरी सी, उसके थ्रू ना कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाएगी, हमें किसी और चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं। कंप्लीट जो ओरी सी है वो कंप्लीटली डीएनए को रेप्लिकेट कर देगी इंडिपेंडेंटली। उसे अपन रेप्लिकोड बोलते हैं। और एक टर्म और है, क्या बोलते हैं अपन उसको, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, कॉम्प्लेक्स का भी तो नाम याद नहीं आ रहा है। तो अभी क्या होगा कि दो चीज आएगी, एक तो बीटा क्लैम्प और एक गामा क्लैम्प होगा। अब भाई चलो प्राइमर लगा दिया है, बट अभी अपन को एप्लीकेशन को इलोंगेट भी तो करना है, फिर एप्लीकेशन आगे कंटिन्यू है। तो याद रखना, जो बीटा क्लैम्प है ना, उसके पास दो सब यूनिट होती है, यानी होमोडायनेमिक, यानी जो दोनों सब यूनिट होगी वो एक जैसी होगी। गामा क्लैम्प जो लोडर होता है वो हेटेरोपेंटामेरिक होता है, यानी पांचों की पांचों सब यूनिट अलग होगी। अब याद रखना, जब अपना बीटा क्लैम्प एटीपी के साथ बाइंडेड रहेगा तो वो क्लोज रहेगा। ठीक है, जैसे ही एटीपी एटीपी में कन्वर्ट हुआ, अपना बीटा क्लैम्प ओपन होगा और आरएनए के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। तो आरएनए क्या करेगा, जो बीटा क्लैम्प की एटीपीएस एक्टिविटी है ना, उसको इनहांस कर देगा। बीटा क्लैम्प एटीपीएस एक्टिविटी एनहांस किसके थ्रू होगी, आरएनए के थ्रू। ठीक है, डन। अब देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपने क्वेश्चन नहीं किया क्या कि मैम जो प्राइमर है, यानी प्राइमरी जो था वो हेलिकेज के साथ ही क्यों बाइंड किया, और कहीं जाके क्यों नहीं बाइंड किया। ठीक है, और वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ जाके क्यों बाइंड किया, डबल स्ट्रैंड डीएनए के साथ जाके क्यों बाइंड किया, यहाँ पे बाइंड कर देता, यहाँ पे बाइंड कर देता, यहाँ पे क्यों बाइंड किया। तो इसके पीछे रीजन देखो, मैंने बताया था प्राइमरीज के पास हेलिकेज बाइंडिंग डोमेन होता है, यानी वो हेलिकेज को पहचानता है कि भाई हेलिकेज कहाँ है, तो वो हेलिकेज के साथ जाके बाइंड करेगा। उसके पास हेलिकेज एक्टिविटी नहीं है, बस हेलिकेज बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, आरएनए है, वो आरएनए पॉलीमरेज है, तो वो क्या है, वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को सेंस कर रहा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए को सेंस नहीं कर रहा है। अब दूसरी चीज, ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी है, एक बार ये सारी चीज तुम देख लो, वैसे आगे कंटिन्यू कर रही हूं। आई होप सो देख लिया तुमने। एक चीज और देखो, जब हेलिकेज प्लस प्राइमेज जब इंटरेक्ट करेंगे ना, तो इस कॉम्प्लेक्स को प्राइमोसोम
साथ बाइंड कर रहा है, वो भी डबल स्ट्रैंड देने के साथ सिंगल स्ट्रैंड के साथ तो नहीं बाइंड कर रहा, तो वो देने के साथ बाइंड नहीं करेगा तो वो डिसोशिएट हो जाएगा। ये चीज याद रखना कि भाई जो प्राइमर है अपना प्राइमरी है वो हेलिकेज के साथ जाके ही बाइंड कर रहा है, तो उसके पास हेलिकेज बाइंडिंग होगी। डन। अभी मैं आपको बीटा क्लैम्प और गामा क्लैम्प बता रही थी, ठीक है। अब आपने मेरे एक चीज बोला कि मैम चलो बीटा क्लैम्प है वो अपना आरएनए के साथ जाके बाइंड करेगा, उसकी एटीपीएस एक्टिविटी है आरएनए एनहांस करती है, तो क्या बीटा क्लैम्प एसएसबी के साथ जाके नहीं बाइंड करेगा? क्योंकि एसएसबी प्रोटीन तो सब जगह प्रेजेंट है, जहां से डीएनए अनबाइंड हुआ है, जहां पे बबल की फॉर्मेशन हो रही है। तो क्या होता है कि जो बीटा क्लैम्प है ना वो एसएसबी के साथ जाके बाइंड तो करेगा, बट बहुत जल्दी डिसोशिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसएसबी क्या करता है, उसके पास एटीपीएस जो एक्टिविटी है बीटा क्लैम्प की उसको इनहांस नहीं कर पाता, और जब वो इनहांस नहीं कर पाएगा तो भाई बीटा क्लैम्प क्यों बाइंड करेगा, जब उसको वहां पे उसको फायदा हो रहा है, यहाँ पे नुकसान हो रहा है, जहाँ फायदा हो रहा है तो बीटा क्लैम्प जाएगा, इसलिए वो आरएनए के साथ बाइंड कर पा रहा है। और जब एसएसबी के साथ आके बाइंड करेगा तो वो डिसोशिएट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एटीपीएस एक्टिविटी नहीं होती है। चलो ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो बीटा अपना गामा क्लैम्प लोडर है उसके पास 5 सबयूनिट होती है, अब वो कौन सी होती है? एक अपन बोलते हैं टाइप, एक अपन बोलते हैं साइड, ठीक है। 3 सबयूनिट होगी गामा की, 3 सबयूनिट होगी ताऊ जी, किसकी? ताऊ जी की। और एक, अब देखो 1 2 3 4, अब एक सबयूनिट हो रहेगी, वो क्या है? डेल्टा एंड डेल्टा प्राइम, इनके पास एटीपी एटीपीएस एक्टिविटी होती है, तो ये सबयूनिट होगी गामा क्लैम्प लोडर की और 2 सबयूनिट होगी बीटा क्लैम्प की। अब क्या होगा? अब ये लोड होगा, मतलब बीटा क्लैम्प है, गामा क्लैम्प बीटा क्लैम्प को लोड करेगा। कैसे? इस डायग्राम में देखिए, तो मैं बना देती हूँ। मैं बार बार आपको 5 टाइम नहीं बताऊंगी, आप पीछे से देख के लेना, ठीक है। अब क्या होगा? ये प्राइमर है, ठीक है, यहाँ पे अपनी एसएसबी प्रेजेंट है, अब एसएसबी की जो गामा क्लैम्प लोडर है, अब लोडर है तो उसका काम क्या है? वो बीटा क्लैम्प को लोड करेगा, ठीक है। तो जो उसकी काई सबयूनिट है अपनी, वो एसएसबी के साथ इंटरेक्शन शो करती है, बाइंडिंग शो करती है, तो पहले आएगा काई, फिर आएगा साई, डेल्टा, डेल्टा प्राइम, एटीपी, ठीक है, गामा, और ये है अपने ताऊ जी। और ये क्या कर रहे हैं? ये बीटा क्लैम्प को लोड कर रहे हैं, बीटा क्लैम्प को कहाँ लोड कर रहे हैं? यहाँ पे, ये प्राइमरी डायरेक्शन है, वहाँ पे ये बीटा क्लैम्प है। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक ही एसएसबी पे जितने भी एसएसबी का सबके साथ सेम प्रोसेस चल रही है, मैंने आपको एक ही दिखाया है कि भाई कैसे बीटा क्लैम्प और जो गामा क्लैम्प है वो बाइंड करते हैं, ठीक है। चलो अब क्या
बाइंड करते हैं। अब अपने जो ताऊजी है उनके पास ना कुछ बाइंडिंग डोमेन है। कैसे देखो मैं आपको बताऊं। एक तो एसएसबी के साथ जाके बाइंड है, सॉरी ताऊजी किसके साथ जाके बाइंड है, गामा के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, गामा बाइंडिंग डोमेन। एक इसके पास होगा हेलिकेज बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। ये है इसके पास डीएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग डोमेन। अब जब डीएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग डोमेन है तो इसके साथ डीएनए पॉलीमरेज जाके तो बाइंड करेगा। और कौन सा पॉलीमरेज, पॉलीमरेज थर्ड, जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम ना पॉलीमरेज है, ठीक है। तो ये है अपना ताऊजी। अब आपको पता चल गया कि हेलिकेज बाइंडिंग डोमेन है, गामा बाइंडिंग डोमेन है और पॉलीमरेज थर्ड बाइंडिंग डोमेन है। तो अब क्या होगा, अब गामा जी इंटरेक्शन शो करेंगे हेलिकेज के साथ, पॉलीमरेज के साथ, और अब स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो मतलब पहले वो इनिशिएशन स्टेप था, अब इलोंगेशन स्टेप है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वही सब यूनिट अपने टाइम साइन डेल्टा डेल्टा प्राइम, ठीक है, गामा, और यहाँ पे आएंगे अपने ताऊजी। अब पहले मैंने ना बीटा क्लियर कर यहाँ पे इतना बीटा क्या है अब आपको मैंने बताया था कि जो अपने पास जो ताऊ है, तो ताऊ है उसकी 3 सबयूनिट प्रेजेंट है। तो अब ऐसे बहुत सारे सबयूनिट होंगे बीटा क्लैम्प, क्योंकि बहुत सारे एसएसबी है, बहुत सारे बीटा क्लैम्प है, बहुत सारे गामा क्लैम्प है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई एक ही बाइंड करेगा। तो आपको बताया जो हेलिकेज बाइंडिंग डोमेन है वो हेलिकेज के साथ इंटरेक्ट करेगा, जो डीएनए अपना सॉरी पॉलीमरेज बाइंडिंग डोमेन है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, और गामा बाइंडिंग डोमेन तो गामा के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब अपने आते हैं ताऊजी। ये है पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है।
टाउ है ना, वो जब तक हेलिकेज के साथ इंटरेक्ट ना कर ले, बीटा क्लैम्प टाउ का डीएनए पॉलीमरेज नंबर 3, तब तक पॉलीमराइजेशन स्टार्ट नहीं होगी, तो इंटरेक्शन होना जरूरी है इन तीनों का। ठीक है, अब ऐसा है कि भाई सभी इंटरेक्ट करेंगे, किसी को हेलिकेज मिलेगा, किसी को हेलिकेज नहीं मिल पाएगा, तो ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू रहेगी। अब क्या होगा आपको मैंने अभी बताया, देखो बीटा क्लैम्प अपना यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अपना बाइंड करेगा, तो बाइंड करेगा तो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, नहीं लोकेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो अब एक चीज होगी क्या, ये कुछ ऐसे चल रहा है, मतलब डीएनए की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहां से देखो रेप्लिकेशन फोक है वो इस साइड मिल रही है और रेप्लिकेशन फोक इसमें इस साइड मिल रही है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो अभी आपको पता है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन इसमें इसी साइड है और इसमें जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन है वो किस साइड है, इस साइड है, और रेप्लिकेशन फोक इस साइड में हुई है, और इसमें भी रेप्लिकेशन फोक की डायरेक्शन इस साइड है और जो रेप्लिकेशन होगी वो इस साइड होगी, और रेप्लिकेशन की डायरेक्शन इस साइड। आपको पता है ये तो लैगिंग बनाएगा। ठीक है, अब आपको पता है जो ये लीडिंग स्ट्रैंड है ना वो तो ऐसे कंटिन्यू रहेगा, यानी बीटा क्लैम्प इसमें बाइंड रहेगा और डीएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता रहेगा और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ से ना बीटा क्लैम्प डिसोशिएट हो गया, अपन को फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्या प्राइमर है, ठीक है, प्राइमर है तो फिर से बीटा क्लैम्प आके बाइंड करेगा। सेम प्रोसेस इधर चलेगी, ये अपना प्राइमर है, और जो इधर है वो बीटा क्लैम्प बाइंड है। ठीक है, ये प्रोसेस तो अपनी कंटिन्यू चल ही रही है और इधर से जो अपना बीटा क्लैम्प है वो भी डिसोशिएट करेगा, मतलब इसको रेप्लिकेट करेगा फिर डिसोशिएट करेगा। अब तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है ना उसमें तो एक ही पॉलीमरेज यूज हो रहा है। ठीक है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें 2 पॉलीमरेज यूज हो रहे हैं, यानी जो एक स्ट्रैंड पे है ना 3 पॉलीमरेज यूज हो रहे हैं, तो टोटल जो रेप्लिकेशन की स्टेप है उसमें 6 पॉलीमरेज है वो यूज होंगे, ये याद रखना। अब आप बोलोगे बीटा ठीक है, जो लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यू है तब उसमें बीटा क्लैम्प मतलब एक बार अपनी रेप्लिकेशन को कंटिन्यू चल रही है, डीएनए पॉलीमरेज बीटा क्लैम्प एक बार है, बट लैगिंग स्ट्रैंड में तो वो डिसोशिएट हो जाता है, तो फिर बार बार कैसे होगा? तो देखो बताते कैसे कैसे होगा। देखो बीटा क्लैम्प हो गया डिसोशिएट, अब फिर से वही प्राइमर
प्राइमेज आएगा, प्राइमर, बीटा ग्लैंड, गामा ग्लैंड, ठीक है। फिर कोई पॉलीमरेज वाली एक्टिविटी होगी, यहाँ प्राइमरी से होता है हेलिकेज वाइज होगा इसमें। तो ये तो है लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड में जब तक लैगिंग बनेगा, जब तक जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है वो आएगा नहीं, तब तक ये जो चीज है वो रेप्लिकेट होती रहेगी, ऐसे चलेगा। फिर वो डिसोशिएट हो जाएगा, फिर प्राइमरीज, प्राइमर, बीटा ग्लैंड, गामा ग्लैंड, पॉलीमरेज, फिर डिसोशिएट हुआ। तो वो लैगिंग स्ट्रैंड में ऐसा कंटिन्यू रहेगा, और लीडिंग स्ट्रैंड में जो बीटा ग्लैंड जो लगा हुआ है ना, डिसोशिएट नहीं होगा, कंप्लीटली रेप्लिकेट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्म खुल रही है, उसी डायरेक्शन में जो अपना डीएनए पॉलीमरेज है वो वर्क कर रहा है, तो उसको तो डिसोशिएट होने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बट लैगिंग स्ट्रैंड में क्या है, वो थोड़ा चल रहा है, फिर देखिएगा कि गए काम से, फिर वो पीछे दोबारा बीटा ग्लैंड आएगा, फिर दोबारा, तो ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी, डिसोशिएट होता रहेगा। क्योंकि रेप्लिकेशन जो फोक है वो आगे की साइड खुलती है, और जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन है वो पीछे की साइड हो रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए अपन को बार बार इसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो ये था इलोंगेशन। इलोंगेशन कंप्लीट होने के बाद देखो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब क्या है, अब अपन को जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं वो अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। इनको अपन को सील करना है, और सील करने के लिए अपन को लाइगेज चाहिए, ठीक है। और उससे पहले अपन को न्यूक्लियोटाइड ऐड करने पड़ेंगे ना। तो अब क्या होगा कि जैसे ही बीटा ग्लैंड डिसोशिएट होगा, वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है? मैंने आपको जब पॉलीमरेज वाली क्लास ली थी तो उसमें आपको डीएनए पॉलीमरेज 1 की 3 एक्टिविटी बताई थी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो उसके पास ना ऐसी कुछ प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी भी थी। कौन सी थी वो? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब जिसके पास प्राइमर को रिमूव करने की एक्टिविटी है। क्योंकि अब आपको पता है कि अपन जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट की थी तो हमने प्राइमर है उसको ऐड किया था। ये प्राइमर है, इनको अपन को रिमूव करना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ना जहाँ पे अपना 3 प्राइम OH है, वहां पे अपना डीएनए जो पॉलीमरेज है वो आके बाइंड कर जाएगा। यानी एक बार पहले तो इसको अच्छे से देख लो, फिर अच्छे से बताऊंगी, फिर इसको इरेज करना पड़ेगा। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, तो वो कहां पे बाइंड करेगा? 5 प्राइम पे। आपको मैंने बताया कि ये 3 प्राइम में, ये 5 प्राइम में ये राउंड करके बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे भी प्राइमर है वहां पे पॉलीमरेज अपना जो डीएनए पॉलीमरेज बनते हैं वो आके बाइंड करेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो हेल्प करता है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने में और पैटर्न को रिमूव करने में, तो डीएनए पॉलीमरेज जो 1 है वो अपनी एक्टिविटी कैसे करता है? देखो वो क्या करेगा,
स्टार्ट करते हैं जो अपने बेसिस है, ठीक है। तो देखो आगे से कैसे रिमूव करता जाएगा, देखो एडेनिन थाइमिन है और पीछे से एडेनिन को उसने रिमूव कर दिया, वैसा ऐड करता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो आगे से जो न्यूक्लियोटाइड है उसको, जो प्राइमर है सॉरी, उसको रिमूव करेगा और जो पीछे से वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा, वो है डीएनए पॉलीमरेज 1 की एक्टिविटी, यानी फॉरवर्ड को रिमूव करेगा और जो बैकवर्ड है ना वो न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। अब वो फॉरवर्ड किसके रिमूव कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज जो अपने, और आरएनए पॉलीमरेज को जब वो रिमूव करेगा तो अपने पास बैकवर्ड के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, इसको याद रखना, ठीक है। चलो ये तो हो गया डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम। तो आपको पता चल गया होगा कि जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन है उसके अंदर कौन कौन से पॉलीमरेज यूज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। चलो डीएनए पॉलीमरेज ने क्या न्यूक्लियोटाइड को ऐड भी कर दिया और प्राइमर को रिमूव भी कर दिया, तो कुछ ऐसा बन गया। सर्कुलर डीएनए को हम लोग भी बताएंगे, ये तो कंप्लीट चल ही रहा है, आपको पता है कि यहाँ पे कोई नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पे लाइगेज आगे बाइंड करेगा, मैंने आपको पढ़ाया था लाइगेज है तो क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और उसमें कौन सा अमीनो एसिड हेल्प करता है, लाइसिन। याद रखना, पहले भी बोला था कि जो पिछली क्लास है वो कंप्लीटली लिंक होगी आगे की क्लास से, तो जिसको पता ही नहीं होगा कि लाइगेज कैसे बॉन्ड करता है, इससे पिछला लेक्चर देखा ही होगा, उसको तो पता ही नहीं होगा कि वो कैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अपन ने बताया लाइगेज को बनाएगा। अब क्या होगा, लाइगेज ने कर दिया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लिया, इसको बना लिया, लाइक मतलब कितने समथिंग 1000 न्यूक्लियोटाइड के समथिंग होगा ताकि फ्रेगमेंट बनते हैं, जिसको ये सील कर देता है लाइगेज। अब अपनी जो इनोवेशन है, अब अपन कर रहे हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कर रहे हैं, तो टर्मिनेशन में ना मैंने आपको बताया कुछ ऐसा होता है। कुछ ना टर्न साइड प्रेजेंट होती है के ऊपर, जिसके ऊपर अपना टर्स प्रोटीन है वो जाके बाइंड कर रहा है। ठीक है, टर्स साइड के ऊपर कौन बाइंड कर रहा है, टर्स प्रोटीन। अब जो टर्स प्रोटीन होता है अपना, और यहाँ पे अपना आपको पता ही है हेलिकेज होगा, इधर भी हेलिकेज होगा। अपन को क्या, अपन को हेलिकेज को रिमूव कराना, क्योंकि अपन को टर्मिनेशन करवा रहा है, एप्लीकेशन पूरी हो चुकी है, आपको हेलिकेज का दोबारा उसको बाइंड करेगा क्या, जिससे अपन को हेलिकेज को रिमूव करवा रहा है। टर्मिनेशन का मतलब अपन हेलिकेज को कैसे रिमूव करवाएंगे, तो मैंने बताया कि जो अपना टर्स प्रोटीन है ना, उसका जो ये वाला जो एंड होता है, इसे अपन बोलते हैं परमिसिव एंड, यानी नॉन रेस्ट्रिक्टिव। इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये जैसे चाहे वैसे भी यूज करेगा। ये अपने पास आता है नॉन परमिसिव एंड और रेस्ट्रिक्टेड एंड, यानी इस वाले एंड पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो दो एंड हो गए, परमिसिव एंड और नॉन परमिसिव एंड, ठीक है। तो ये इसका परमिसिव एंड है और ये नॉन परमिसिव एंड है।
अब इसी बैंड से इसको डिसोशिएट करता रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अपन को ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो ट साइट है ना उसमें 6th पोजीशन में जो साइटोसिन प्रेजेंट है ना उसमें फ्लिपिंग हो जाएगी। जब फ्लिपिंग होगी तो क्या होगा, ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। अब आपको पता है यहाँ पे हेलिकेज बाइंड है, हेलिकेज ऐसे बाइंड है, ठीक है, और इधर वो पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर बन गया। हेलिकेज क्या होगा, इस पॉकेट में ना हेलिकेज इस पॉकेट में हो गया ट्रैप। अब आपका क्वेश्चन है कि मैम हेलिकेज पॉकेट में ट्रैप कैसे हुआ, तो कोई यहाँ पे ना कोई अननोन प्रोटीन आएगा जिसका भी पता नहीं है कि भाई वो कैसा, ये ऐसा ना एक्सपेरिमेंट में देखा गया भाई तो कोई तो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है जो हेलिकेज को इस पॉकेट के अंदर ट्रैप कर रहा है, बट अभी कंफर्म नहीं है कि वो प्रोटीन कौन सा है। फिर क्या होगा, फिर कुछ ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर के, यहाँ पे आ रहा है अपना हेलिकेज और हेलिकेज यहाँ से स्लिप कर जाएगा, इसे बोलते हैं 3 प्राइम फ्लैग। यानी जो हेलिकेज है ना वो अपना फ्लिप हो गया, फिसल गया, तो यहाँ पे गैप बन गया था क्योंकि अब हेलिकेज टाइप होने के बाद डिसोशिएट हो गए थे सब। तो एक बार अब हो गया पूरी एप्लीकेशन फिनिश, प्रोकैरियोटिक हो गया ना टर्मिनेशन। तो एक बार आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर मैं एक बार और तुम्हें ऐसा कंप्लीट रिवाइज करवाऊंगी। ये यहाँ पे मैंने आपको 1000 की बजा के सेगमेंट बना के 1000 टू 2000, ठीक है। तो मैं आपको कंप्लीट ऐसे कंप्लीट एप्लीकेशन बताती हूँ कि कंप्लीट एप्लीकेशन कैसे हुई, ठीक है। देखो सबसे पहले ऐसे पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले हमने डीएनए को बुलाया, के साथ था वो 9 जो बेस पे बॉक्स उसने उसको बाइंड किया। उसके बाद 1HF प्रोटीन आए, 1HF प्रोटीन जिसने क्या की बैंडिंग कर दी डीएनए में। जब उसने बैंडिंग की तो बैंडिंग करने के बाद क्या हुआ कि जो अपना डीएनए का ऑलिगोमराइजेशन डोमेन था उसने मेल्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मेल्टिंग स्टार्ट हुई अपन ने क्या किया, एसएसबी को बुला लिया। हेलिकेज आया, हेलिकेज आगे की साइड से मतलब देखो ऐसे
आगे से ना इसको ऐसा ओपन करता जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। अब पीछे से ना दोबारा वो अनवाइंड ना हो, इसलिए अपन गाइडेंस को यूज कर रहे हैं प्रोफाइल्स को, कि वो पीछे से दोबारा अनवाइंड ना करें। हेलिकेज से अपन गाइडेंस को ले रहे हैं, ठीक है। अब हेलिकेज भी आपको पता है डीएनए भी होगा, जिसको डीएनए से लोड करेगा। गाइडेंस के बाद फिर अपने पास आएगा प्राइमेज, जो प्राइमर को एड करेगा, ठीक है। अब प्राइमर के बाद अपन क्या करेंगे, जो बीटा क्लैंप और जो गामा क्लैंप है वो काम करेंगे क्लैंप लोडर। फिर क्या होगा, फिर जो डीएनए पॉलीमरेज है थर्ड, वो कंटिन्यू करेगा रेप्लिकेशन को, इन्हीं लोंगेट करेगा। लीडिंग स्ट्रैंड तो कंटिन्यू रहेगा, बट लैगिंग स्ट्रैंड में फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगी प्राइमेज से, ठीक है। इलोंगेशन हो गया। अब टर्मिनेशन के टाइम पे क्या होगा कि टर्स साइड्स ऑफ दिस पे टर्स प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, जिसमें क्या होगा कि 6 पोजीशन पे ना बेस फ्लिपिंग होगी और एक पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। उस पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर में हेलिकेज हो जाएगा ट्रैप, और कोई अननोन जो प्रोटीन है वो उसको रिमूव करा देगा, ठीक है। तो 3 प्राइम चैन वाले जो प्रोसेस हो रहा है इसके थ्रू हेलिकेज अपना रिमूव हो गया। तो ये है कंप्लीट प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। कल मैं स्टार्ट करूंगी यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। तो पहले प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेट जेआरएफ के बेसिस पे, जो फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं फिर कॉलेज में, सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना, और कल फिर मिलते हैं यूकैरियोटिक